Mr. Ravi Shankar Prasad, Honorable MP Lok Sabha, who is joining us through video link from New Delhi. He's a member of the Lok Sabha from the Patna Sahib constituency and served as Union Cabinet Minister for Law and Justice, Telecommunications and Electronics and Information Technology from 2014 till 2021. Also served as Union Information and Broadcasting Minister and Union Minister of State for Law and Justice and for Coal and Mines during the first NDA government of Atal Bihari Vajpayee. He is the senior most spokesperson of the BJP and one of the finest legal minds of the country. Thank you. मनोज जी की स्मृति को प्रणाम करता हूं। उनके सभी परिवार के सदस्यों का अभिनंदन है और मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं स्वयं इतने महत्वपूर्ण आयोजन में पटना में उपस्थित नहीं हूं। आज दिल्ली में कुछ इतने अपरिहार्य कारणों से मुझे रहना पड़ा कि मैंने नीना जी से क्षमा प्रार्थना किया था और मैं बहुत परिवार के सदस्यों का धन्यवाद करता हूं कि वर्चुअल लिंक से मुझे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य मिला है। पटना के सांसद के रूप में जितने लोग बाहर से आए हैं, मैं उन सबों का अभिनंदन करता हूं और आपने मनोज जी की स्मृति में सहभाग करने का निर्णय किया, ये उनकी लोकप्रियता का परिचायक है। मनोज जी के व्यक्तित्व को मैं कुछ 2-3 खंडों में बांटने की कोशिश करूंगा। अभी लवासा साहब बोल रहे थे, मैंने मनोज जी के बारे में एक बात देखी कि उनके प्रति सबों का बहुत ही एक प्रकार से सर्वव्यापी आदर और स्नेह था। मुझे आईएएस की जमात के लोग माफ करेंगे, वहां पीयर राइवलरी बहुत होती है, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि मनोज जी के लिए सबों ने बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग किया। मेरे साथ टेलीकॉम में राकेश गर्ग सेक्रेटरी थे यूपी काडर के, वो मनोज जी के बैचमेट थे, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की। अमिताभ कांत अभी नीति आयोग में है, वो केरला काडर के हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। सुनील अरोड़ा राजस्थान काडर के फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो तो एक प्रकार से उनके एडमायरर रहे हैं, मुझसे कई बार उन्होंने चर्चा की। और अभी लवासा साहब ने बड़े अच्छे शब्दों का प्रयोग मनोज जी के लिए किया। ये सारे वरीय पदाधिकारी मनोज जी के साथ कहां रहे? एकेडमी में कुछ वर्षों के लिए, लेकिन उनकी जो छवि उनके हृदय में आज तक है बहुत ही प्रभावी है। तो ये मनोज जी के व्यक्तित्व का परिचय है। मनोज जी से मेरा पहला परिचय बड़े अजीब प्रकार से हुआ। वो भोजपुर के कलेक्टर थे और मैं उस समय ह्यूमन राइट्स मूवमेंट में काम करता था। उन्होंने कुछ विषय उठाए थे, उसको लेकर उस समय की सरकार ने उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई कर दी और पूरी भोजपुर की जनता खड़ी हो गई उनके साथ। उसकी जांच करने के लिए मैं भी भोजपुर गया था। उन्होंने कहा, ये कौन से कलेक्टर साहब है जो इतने लोकप्रिय हैं? तो फिर उनके बारे में और विस्तार से जानने का अवसर मिला। मैं उनके एकेडमिक रिकॉर्ड से हमेशा बहुत प्रभावित रहा हूं। कोई आदमी फिजिक्स में ऑनर्स में टॉप करता है रांची यूनिवर्सिटी से और वहां से फिर वो दिल्ली आ जाता है जेएनयू में सोशियोलॉजी में, और वहां पर इतने हाई रैंक्स प्राप्त करता है जिसका आज तक कोई पैरेलल नहीं मिलता। मैं देख रहा हूं शायद मनोज झा जी भी वहां उपस्थित है। मुझे बताया गया कि वो उनके जूनियर रहे हैं, तो जेएनयू में उनके दिनों की उनको याद जरूर रही होगी। ए वेरी शार्प माइंड। ब्यूरोक्रेसी में जो उन्होंने काम किया, चाहे वो हजारीबाग में बॉन्डेड लेबर को मुक्त कराना हो या गरीबों के प्रति चिंता हो, ये सारी चर्चा आपने सुनी है। और मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि नीना जी एक एनजीओ के रूप में उनकी धर्मपत्नी
उस सक्रियता को आगे बढ़ा रही है। मैं एक बात अवश्य कहूंगा, जितना मनोज जी को मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। अब उसके कारणों में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन उनकी बौद्धिकता, his keenness to pursue his intellectual commitments was truly extraordinary. मैंने थोड़ा उनके लेखों को जानने की कोशिश की है। उन्होंने वर्ल्ड के किस किस लेवल के बड़े बड़े विद्वानों के साथ बड़े बड़े पेपर्स प्रस्तुत किए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक बार उन्होंने बताया कि मैं कॉर्नेल जा रहा हूं। उन्होंने कॉर्नेल क्या करने जा रहे हैं? कभी लिखने पढ़ने जा रहे हैं। एक बार मुझे याद है कि मैं ह्यूमन राइट्स में काम करता था, तारकुंडे साहब आए थे, बहुत लेजेंडरी लीडर्स थे, जेपी से क्लोज थे। तो उन्होंने मुझे फोन किया कि मैं भी आपके कार्यक्रम में आऊं क्या? आइए, स्वागत है आपका। कहा मैं भी कुछ बोलना चाहता हूं। मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ, वो आईएएस ऑफिसर हैं, लेकिन वो मंच पे आए और खुलकर उन्होंने अपने विचार रखे। ये जो उनके अंदर की मजबूती थी ना, ये बहुत ही प्रभावित करने वाली है। मैं हमेशा मानता हूं कि सिविल सर्वेंट्स को काम तो करना पड़ता है। सिविल सर्वेंट्स को कई बार दबाव में भी काम करना पड़ता है, लेकिन कई बार सिविल सर्वेंट अपनी कोशिश से बदलाव भी बहुत कर जाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मनोज जी को और अवसर मिला होता तो काफी कुछ बदलाव कर जाते, जो हम एक समावेशी विकास की बात करते हैं। अच्छी बात है, चर्चा हो रही है इंक्लूसिव डेवलपमेंट की, इक्विटी की। ये दोनों मनोज जी के बहुत ही कमिटमेंट के विषय थे, और मैं हमेशा मानता हूं कि ये एक बहस चलती है और चलेगी, और इस बहस को चलना भी चाहिए। और डेमोक्रेसी में ये बहस जरूरी भी है। हर के हिंदुस्तान या समाज को बनाने के अलग अलग नजरिया होता है। अभी मैंने देखा लवासा साहब इन्वायरमेंट की बात कर रहे थे, बाकी मित्र भी बोलेंगे। मेरी सोच बहुत स्पष्ट है इस मामले में। इस मुल्क में रोटी को बांटने की सियासत बहुत हुई है, लेकिन रोटी की संख्या बढ़े, इसकी भी सियासत होनी जरूरी है। अगर रोटी कम होगी तो बांटने में प्रेशर होगा, रोटी अधिक होगी तो बांटने में परेशानी नहीं आएगी। मैं देख रहा हूं अखिलेश बाबू भी बैठे हुए हैं। नमस्ते आपको भी और बड़ौद जी को। हम लोग, मैं एक उदाहरण हमेशा देता हूं कि हम लोग एमपी के पास फोन बांटने की कुछ कोटा होता है। पहले उसके लिए कितना दबाव होता था, आज फोन हर जगह उपलब्ध है तो दबाव नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, हमें कुछ बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एनवायरमेंट की बात आई, समावेशी भारत में बनाने में, समाज बनाने में पर्यावरण भी बहुत जरूरी है। और जब भी मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता हूं तो मैं हमेशा दो सूक्तियों का ध्यान रखता हूं। एक कबीर दास की, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ईश्वर हमें इतना दो कि मैं अपने परिवार की चिंता कर सकूं, और कोई भूखा व्यक्ति आए उसका सम्मान भी कर सकूं। और दूसरा, महात्मा गांधी जी की उक्ति, देयर इज एनफ इन दिस वर्ल्ड फॉर एवरीवन्स नीड, बट देयर इज नॉट एनफ इन दिस वर्ल्ड फॉर एवरीवन्स ग्रीड। अब ये नीड और ग्रीड के बीच की जो विसंगति है, इस पर बहस चलती है। मैं हमेशा पर्यावरण में एक बात ध्यान रखता हूं कि भारत की परंपरा ने पर्यावरण को कैसे बचाने की कोशिश की। अब चाहे वो बरगद का पेड़ है या पीपल का पेड़ है या जामुन का पेड़ है या नीम का पेड़ है, ये सब वाटर को कंजर्व करते हैं। तो हमारी परंपरा ने किसी को मेडिसिनल वैल्यू दे दिया, किसी को आस्था का प्रतीक बता दिया। ना ये सारे पेड़ ऊपर से पानी लेकर
जमीन के पानी को मजबूत करते हैं। मैं दिल्ली में देखता हूं, अखिलेश जी, मनोज जी को याद होगा, जब सड़कों पर निकलते हैं तो आपको हर जगह या बरगद के पेड़ मिलेंगे, या जामुन के पेड़ मिलेंगे, या नीम के पेड़ मिलेंगे। शायद अंग्रेजों ने जब नई दिल्ली बसाई थी तो उनको यह समझ में आ गया था कि दीज आर कंजर्विंग ट्रीज। हम आजाद हुए तो हम रशिया के ग्लिप्टस पर चले गए, वो नीचे का पानी ऊपर ले जाते हैं। मैं हमेशा मानता हूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पर्यावरण और समावेशी विकास, इन सबों के बारे में हमेशा चर्चा करने की जरूरत है। और जब हम चर्चा करेंगे तो इस चर्चा से अतीत के अनुभव, वर्तमान की चुनौतियां और भविष्य का रास्ता, इसमें हम एक अच्छा मार्ग निकाल पाएंगे। हमें बहुत कुछ, हमारी पूंजी है जो हमारी परंपरा की है, जो हमारी विरासत की है, जो हमारी संस्कार की और संस्कृति की है। बहुत सी रूढ़ियां हैं, इनको खत्म भी करना है, नया करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अतीत के आश्वासन पर वर्तमान की कमियों को संभालते हुए भविष्य की ओर चलेंगे तो शायद एक अच्छा समय बना पाएंगे। मैं ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मनोज जी से मेरी 2-3 बार चर्चा हुई थी, और जैसे जो लोग उनको जानते हैं, मनोज जी के बात करने का तरीका कई बार बड़ा बिंदास हुआ करता था, खुलकर बोला करते थे, अपने विचारों को बहुत सख्ती से रखते भी थे, उनमें एक अजीब प्रकार का सेंस ऑफ ह्यूमर भी था। इन कई बार बात करने के बाद मैंने देखा कि उन्होंने जो रोशनी दी, उनके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ी तड़प थी कि बदलाव होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज जब उनके लिए हम ये स्मृति व्याख्यान माला कर रहे हैं, तो हमेशा हम उनके इस कमिटमेंट को याद रखें, तो ये सबसे बड़ी बात होगी। आज मैं पुनः उनके परिवार का बहुत अभिनंदन करता हूं। अभी लवासा जी ने उनके बच्चों का नाम बताया। उनके बच्चों का नाम संस्कार और संस्कृति से भरा हुआ नहीं है, भरा हुआ ही नहीं है, वो सब योग्य भी बहुत है, ये मैं भी जानता हूं। चाहे वो बेटा हो या बहू हो या बेटे हो या बेटी हो, मेरी बहुत सबों को शुभकामना है और बहुत स्नेहाशीष भी है कि सभी आगे बढ़ें और जो परंपरा उन्होंने आज शुरू की है अपनी माता जी की अगुवाई में, इसको और आगे बढ़ाएं। यही मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। आज के दिन मैं उस महान आत्मा को अपनी असीम श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं। जब वो बीमार थे तो मैं थोड़ा इन्वॉल्व था। मनोज डिड नॉट नीड टू गो लाइक दिस, आई एम सॉरी टू से दैट। ये एक ऐसी कोरोना की त्रासदी आई, मनोज जी वो थे फाइटर। हाँ, और मैं हमेशा लगता था कि जिस तरह से वो संघर्ष कर रहे थे, वो संघर्ष से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। वो पीड़ा हमें हमेशा रहेगी। मैं उस महान आत्मा को बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूं और सभी अपने अतिथियों से पुनः क्षमा मांगता हूं कि मैं कुछ मजबूरी में नहीं आ पाया, लेकिन मेरी शुभकामनाएं इस पूरे कार्यक्रम की सफलता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।